गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। आज हम लोग क्लास 12 का जो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी का अगला पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। आपने पढ़ा होगा कि चार्ज का यूनिट हम लोगों ने कूलम्स रखा था, क्योंकि यह कूलम्स लॉ दिया गया था एक महान साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम के द्वारा यह कूलम्स लॉ दिया गया था इन द ईयर 1784। चलिए, तो यह एक्चुअली कूलम्स लॉ हमें बताता क्या है? यह कूलम्स लॉ हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। मान लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चार्जेस होगा, अगर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो रिपल्सन या अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में होगा, यह हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। मान लेते हैं कि दो चार्जेस है प्लस क्यू, और यहां भी मान लेते हैं एक दो चार्ज है जिसका यूनिट है प्लस क्यू। आप यहाँ नेगेटिव भी ले सकते हैं, अट्रैक्शन होगा, कोई बात नहीं। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ये दो चार्जेस है प्लस क्यू, ये दोनों का डिस्टेंस है आर। अब कूलम्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब ये दोनों के बीच में क्योंकि फोर्स लगेगा, ये मान लेते हैं ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, तो इधर एक फोर्स लगेगा 1 2 पे। कैसे लिखेंगे? 2 पे 1 के कारण, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे लगा 1 के कारण, और इधर से एक रिपल्सिव फोर्स आएगा F12, 1 पे फोर्स 2 के कारण। अब कूलम्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स होगा F12 इज इक्वल टू F21। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस है, सेम अमाउंट, अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो हम लोग बोलेंगे F12 इज इक्वल टू F2। अब ये जो फोर्स आएगा तो हम इसको मान लेते हैं F, तो ये जो फोर्स आएगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मान लेते हैं इसको Q1, मान लेते हैं इसको Q2, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, मतलब जो फोर्स आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, जो फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग डालेंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को पता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में डालेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में डालना है तो हमें यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। चलिए, हमने लगाया कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन ये जो K का वैल्यू होगा, ये K का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब K जो होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये क्या करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। कौन से मीडियम में? मान लेते हैं कि दो चार्जेस है, एक पानी के अंदर ले लेते हैं, एक पानी के बाहर ले लेते हैं, तो क्या दोनों में सेम रिपल्सन होगा? नहीं, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। और जो K का वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹,
ये के का वैल्यू होता है। अब के का यूनिट क्या होगा, चलिए के का फॉर्मूला देखते हैं। के इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा एफ आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये क्यू स्क्वायर। ओके, चलिए एफ का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, रेडियस का मीटर स्क्वायर और चार्ज का कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया, के का यूनिट हो गया एनएम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम पूरी तरह से के का वैल्यू बोल सकते हैं 9 इंटू 10⁹ एनएम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है हम लोग का कूलम्स लॉ। चलिए वीडियो को पॉज करें और इसको उतार लें। चलिए बच्चों, हम लोग लेके चलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दो बॉडीज है, चार्जेस, एक बॉडी यहाँ से ले लेते हैं, दूसरी बॉडी, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या ये इधर लगेगा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो ये 1 2 और ये फोर्स लगेगा 2 1, ये दोनों का डिस्टेंस है d, ये फोर्स 2 1, ये वाला फोर्स। चलिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f डायरेक्टली f इज इक्वल टू के। अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखे q1 q2 अपॉन क्या मोड पे लिख देंगे r स्क्वायर। और ये किस पे डिपेंड करेगा, r1 माइनस r2 के। ये क्या है, ये है एक्चुअली यूनिट वेक्टर। ये है यूनिट वेक्टर जो मेनली हम लोग को देता क्या है, मेनली हम लोग को देता है डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन देना। और इसको हम लोग, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर। अगर आप यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा वेक्टर में मैंने 4 वीडियोस दिया हुआ है, आप कोई वीडियो देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के बारे में। एपेक्स ट्यूटोरियल 4 को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाले टर्म को R1 माइनस R2 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मोड R1 माइनस R2। चलिए और इलोबरेट करते हैं, K1 Q1 Q2, इसको रहने दीजिए, R1 माइनस R2 को रहने दिया जाए। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर है, इसका R1 माइनस R2 का भी तो वैल्यू R स्क्वायर ही है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं R1 माइनस R2 का भी स्क्वायर अगर R स्क्वायर है तो हम इसको बोल सकते हैं R1 माइनस R2 होल क्यूब। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। चलिए ये जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है किसके तरह से दिखता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह दिखता है। तो हम लोग एफ ई और एफ जी पे देखते हैं क्या अंतर के। एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए इन दोनों के बीच में हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज होता है। नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/r स्क्वायर फॉलो करता है। बोथ एफ ई एंड एफ जी, कंफ्यूज नहीं करना है, एफ ई और एफ जी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहला कि दोनों क्या फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। सेकेंड देखिए ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस पे लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि इधर चला जाएगा या इधर आ जाएगा, ये फोर्स इधर नहीं लगेगा,
ये फोर्स हमेशा लाइनिंग ज्वाइनिंग में भी लगता है। इसी का अगर हम बोलते हैं ये फोर्स, ये नहीं कि इधर लग जाएगा या ये फोर्स इधर लग जाएगा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिस लाइन में लगा हुआ है उसी लाइन ज्वाइनिंग में ही लगता है। तो हम बोल सकते हैं बोथ आर अप्लाइड ऑन लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज और चार्जेस, बॉडीज और चार्जेस। अगर ग्रेविटेशनल लॉ की बात करेंगे तो बॉडीज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो चार्जेस। ये तो हो गया सिमिलरिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस और डिसिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस और डिसिमिलरिटी क्या है। फर्स्ट, ये जो चार्जेस होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब मैंने बात की Fe की, लेकिन अगर Fg इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता तो क्या होता, जमीन हम लोग को रिपेल कर देता, चले जाते आसमान में। हाँ सर ठीक कह रहा था, आसमान में चल जाते, कोरोना से तो बचते। सेकेंड, ये फर्स्ट दोनों के बीच का डिफरेंस है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और सेकेंड क्या होता है, रिपल्सिव। अब हमने के का बताया था कि के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये जो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि के मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये क्या करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब देखते हैं बड़ा छोटा का बात कर लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर हम k का बात करें तो k होता है 9 × 10⁹ nm स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम g का बात करेंगे तो ये होता है 6.67, अगर नहीं पता है तो उतार लीजिए, 10⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये देखिए, ये तो 10⁻11 है, ये 10⁻9 है। यह 10⁻11 मतलब बहुत छोटा, और यह 10⁻9 है मतलब बहुत बड़ा। तो हम बोलेंगे कि यह जो होता है यह बहुत बिग फोर्स होता है, यह बहुत बिग बड़ा सा फोर्स लगा हुआ है। लेकिन यह बिग बहुत बड़ा बिग होता है, और ये क्या होता है, स्मॉल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, स्मॉल फोर्स होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, लो होता है। वीडियो को पॉज करें इस तरह के, और अगर वीडियो चाहिए तो आपको लगल रहना पड़ेगा मेरे YouTube चैनल। चलिए इस वीडियो को पॉज कर ले, उतार ले, इसके बाद हम लोग करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स इन दोनों से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि आपको रिलेशनशिप निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ Fe एंड Fg फॉर सम चार्जेस और बॉडी। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। तो अगर मैं आपको बोलूं सेम चार्जेस है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, ई का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ भाई माइनस होता है, पता है। चलिए अगर हम बोलेंगे मास, इलेक्ट्रॉनिक मास, अगर मास बात करें इलेक्ट्रॉन का,
तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये इसका मास होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब हमको रिलेशनशिप निकालना है FE और FG के बीच। चलिए निकालते हैं। क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन R²। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा G R² ऊपर चला जाएगा, G M1 M2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। R रेडियस तो दोनों के बीच का सेम है, चलिए कैंसिल कर देते हैं। K का वैल्यू बोलिए, K का वैल्यू बोलिए 9 इंटू 10⁹। दोनों चार्जेस Q², इसको हम लोग बोल सकते हैं Q²। चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू बोलिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों का मास है हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है 10⁻42। ये अप्रॉक्स आएगा, ये अप्रॉक्स 10⁻42 आता है, 10⁻42 आता है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, limitations of कूलम्स लॉ, क्योंकि सारे लॉ का लिमिटेशन तो होगा ही। अगर हम यहाँ बात करें लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहला जो लिमिटेशन होता है कि कूलम्स लॉ कभी भी एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हम बोलेंगे इट डज नॉट अप्लाइड ऑन extended, it does not applied on extended charge। extended charge, दो बड़ा बड़ा चार्ज ले लो, दो बड़ा बड़ा चार्ज ले लो, क्या इस दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इट फॉलोज ऑन, ये किस पे फॉलो करेगा? पॉइंट चार्ज पे। ये हमेशा फॉलो करेगा पॉइंट चार्ज पे। अब पॉइंट चार्ज किसको बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि मान लेते हैं कि अगर बगल में एक छोटा सा चार्ज है मेरे पास, तो वो पॉइंट चार्ज है जो छोटा सा, जिसका डायमेंशंस ना हो। कोई बड़ा सा है, अगर एक बड़ा सा हाथी मेरे से बहुत दूर में खड़ा है तो वो मेरे लिए तो छोटा दिखेगा, तो मेरे लिए पॉइंट चार्ज है। स्टार बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमारे नज़र के लिए तो वो छोटे से दिखते हैं, तो वो पॉइंट चार्ज है। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे चार्जेस, ये होता है। अब सेकेंड चीज बात करेंगे, सेकेंड कूलम्स लॉ किस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये फॉलो करेगा, इट फॉलोज ऑन बोथ चार्जेस एट रेस्ट। अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं तब तो ये फॉलो करेगा। अगर दोनों चार्जेस मोशन में हैं, दोनों चार्जेस मोशन में हैं तो ये फॉलो नहीं करेगा। फिर से, अगर दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं तो ये फॉलो होगा, अगर दोनों चार्जेस मोशन में हैं तो फॉलो नहीं होगा। अब बात होती है कि अगर एक चार्ज रेस्ट में है, एक चार्ज रेस्ट में है और एक चार्ज मोशन में है। अगर दोनों रेस्ट में है तब तो फॉलो, अगर दोनों मोशन में है तब नहीं फॉलो होगा। अगर एक रेस्ट में हो और एक मोशन में हो तो क्या होगा? तो ये फॉलो करेगा। अगर दोनों में से एक भी चार्ज अगर रेस्ट में है और दूसरा चार्ज मोशन में है तो ये फॉलो करेगा। चलिए वीडियो को पॉज करें, फिर से उतार लें। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? तो अब इसके लिए आपको समझना होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है,
एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, या तो अट्रैक्शन है या तो रिपल्सन है। जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, मतलब दोनों में कोई रिश्ता है। अगर इनके बीच में कोई ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, अगर कोई थर्ड चार्ज आ जाए तो क्या होगा? क्या इनके रिश्ता में अंतर पड़ेगा? नहीं, इन दोनों के रिश्ते में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, इन दोनों के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। यही तो होता है कूलम्ब्स लॉ। द फोर्स ऑन एनी टू चार्ज इज अनअफेक्टेड ड्यू टू द थर्ड चार्ज। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का कोई फोर्स है तो वो थर्ड चार्ज के आने से उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर से, अगर दो चार्ज के बीच में कोई रिलेशन है तो थर्ड चार्ज के आने से उनके रिश्ते में कोई अफेक्शन नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चार्जेस है Q है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये इस तरह का बहुत सारा चार्जेस है। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज को हम रख दें यहाँ, ये इन दोनों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो ये इसको कुछ नहीं करेगा, इस पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही, इन दोनों के बीच में कोई नहीं अंतर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि जो एफ नेट मतलब टोटल जो फोर्स होगा एक चार्ज पे, और बहुत सारे, एक चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं तो सारे चार्जेस के वजह से जो एक फोर्स पे चार्ज आएगा, एक चार्ज पे फोर्स आएगा, वह एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा Fn1, Fn2, Fn3, इसी तरह से जोड़ते जाइए जहां तक जाए Fn(n-1). मतलब जितने भी फोर्सेस, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब, फिर से रिपीट करते हैं, एक चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्ज लग रहे हैं तो इस पे जो नेट चार्ज लगेगा, अगर एक फोर्स पे, सिंपल सा एग्जांपल बता लीजिए कि अगर एक इंसान को 10 इंसान मिलके पिटाई कर रहे हैं, एक इंसान को 10 इंसान मिलके पीट रहे हैं, तो एक जो पिटाई खा रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो सब लोगों ने मिलकर जितना पीटा उतना फोर्स लगेगा। उतना ही एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो सारे चार्जों में जितना मिला के फोर्स लगाया उसका वेक्टर सम निकाल दीजिए तो वो ओवरऑल फोर्स आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बीच में। तो अगर आपको इसी तरह से मुझसे जुड़ के रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपेक्स ट्यूटोरियल चार्ज, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। स्टे एट होम।